साल 1965 में चैन थॉमस नाम के एक रिसर्चर और यूएफओलॉजिस्ट ने एक किताब लिखा, द एडम एंड द ईव स्टोरी। इस किताब में उन्होंने धरती पर होने वाले एक अपकमिंग पोल शिफ्ट के बारे में बात किया है, एक पोल शिफ्ट जो एक मास एक्सटिंक्शन को ट्रिगर कर सकता है। उनका कहना है कि धरती पर पोल शिफ्ट एक साइक्लिकल फिनोमेना है, मतलब एक सर्टेन समय के बाद ये पोल शिफ्ट्स अपने आप को रिपीट करते हैं और एडवांस सिविलाइजेशंस कंप्लीटली ख़त्म हो जाते हैं और हम इंसान वापस स्टोन एज से शुरुआत करते हैं। ऐसे ही सिमिलर बातें हमें कई सारे धर्मों के माइथोलॉजिकल किताबों में भी देखने को मिलता है। अब सवाल ये है कि क्या वो सिर्फ माइथोलॉजी है या फिर एक्चुअल हिस्ट्री। पृथ्वी में अब तक टोटल 5 मास एक्सटिंक्शंस हो चुके हैं, जिसमें लास्ट मास एक्सटिंक्शन में डायनासोर्स एक एस्टेरॉयड के टकराने से धरती से ख़त्म हो चुके थे। और कई सारे रिसर्चर्स का ये कहना है कि अभी हम एक 6th मास एक्सटिंक्शन के बहुत करीब हैं। और चैन थॉमस ने प्रेडिक्ट किया था कि 6th मास एक्सटिंक्शन साल 2000 में होने वाला है, मतलब हम ऑलरेडी 24 साल लेट चल रहे हैं। चैन थॉमस से पहले चार्ल्स हेपगुड ने एक किताब पब्लिश किया था, द अर्थ शिफ्टिंग क्रस्ट, जहां उन्होंने कहा है कि हमारा धरती कभी कभी बहुत तेज़ रोटेट करता है और तब अर्थ में जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं, जिसको इमीडिएटली साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा एक स्यूडो साइंस घोषित कर दिया गया। लेकिन आज हमें पता है कि ये चीज़ सच में होती है। कॉन्टिनेंट समय के साथ अपने आप को रीअरेंज करती है। हमारे धरती में आज जो कॉन्टिनेंट्स है ये हमेशा से ऐसा नहीं थे। ये सारे कॉन्टिनेंट्स मिलकर पेंजिया नाम के एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था। उससे पहले गोंडवाना और उससे भी पहले पेनोशिया। मतलब ये चीज़ क्लियर है कि समय के साथ कॉन्टिनेंट्स अपने आप को रीअरेंज करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ कुछ साल काम करने के बाद हेपगुड ने ये कहा कि धरती के पोल्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, जिसको अगेन पहले स्यूडो साइंस कहा गया, लेकिन अभी हमें पता है कि ये सच है। उन्होंने आगे और भी कहा कि लगभग आज से 11,000 साल पहले एक 14 से 40 डिग्री का पोल शिफ्ट धरती पर हुआ था और तब हमारा धरती पूरे तरीके से बर्फ से ढक चुका था, जिसको आज हम यंगर ड्राइस नाम से जानते हैं। अब आपको ये सब सुन के लग रहा होगा कि ये सब बहुत ग्रेजुअली और धीरे धीरे होगा, लेकिन नहीं। चैन थॉमस के हिसाब से ये सब कुछ बस एक दिन में होने वाला है और अगर ऐसा सच में हुआ फिर इसका कॉन्सिक्वेंस आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। पृथ्वी करीब 1000 माइल्स पर आवर के स्पीड से घूमता है और चैन थॉमस के हिसाब से जब ये पोल शिफ्ट होंगे तब धरती अचानक घूमना बंद कर देगा, जिसके वजह से धरती का जो लैंड मास है वो भी घूमना बंद कर देगा, लेकिन जो हवा और पानी है वो कॉन्स्टेंटली उसी स्पीड से घूमता रहेगा, जिसके वजह से धरती पर तूफान, सुनामी और अर्थक्वेक एक डेंजरस स्केल पर हो सकती है। आप सिर्फ ये इमेजिन कीजिए कि बस एक 100 किलोमीटर पर आवर से भागने वाली गाड़ी में अगर हम अचानक ब्रेक लगा दें तब क्या होता है, और यहाँ पर 1500 किलोमीटर की रफ्तार से घूमने वाले धरती में अगर इतने बड़े लैंड मासेस अचानक घूमना बंद कर दे तब क्या हो सकता है। धरती का रोटेशन अचानक बंद होने से पृथ्वी के सिर्फ आधे हिस्से को ही सूरज की रोशनी मिलेगी, जिसके वजह से पृथ्वी के एक तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी और दूसरी तरफ पूरा बर्फ से ढक जाएगा। और चैन थॉमस इस बार एक 90 डिग्री पोल शिफ्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मतलब हमारा जो इक्वेटर है वो पोल्स बन जाएंगे और पोल्स इक्वेटर पर आ जाएंगे। लगभग हर धार्मिक किताबों में हमें एक ग्रेट फ्लड की स्टोरी देखने को मिलती है। एब्राहमिक रिलीजियंस जैसे कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में हमें नोआस फ्लड के बारे में बताया जाता है। मायान स्क्रिप्चर्स में हमें हुरिकेन फ्लड के बारे में बताया जाता है। ग्रीस में ड्यूकेलियन, चाइना में गुआनवू और इंडिया में मनु की कहानी हमें बताया जाता है। अब एक मिथ हो सकता है, लेकिन इतने सारे मिथ्स, इससे ऐसा लगता है कि ये कोई माइथोलॉजी नहीं बल्कि हमारा एक्चुअल इतिहास है। चैन थॉमस के हिसाब से लास्ट जो ग्रेट फ्लड आया था वो आज से 11,000 साल पहले नहीं बल्कि लगभग 6 से 7,000 साल पहले आया था। एंड गेस व्हाट, रिसेंटली चाइनीज़ कुछ आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स को ये एविडेंस मिला है कि चाइना के माइथोलॉजिकल किताबों में जो गुआनवू फ्लड के बारे में बताया गया है
वो कोई मिथ नहीं बल्कि एक्चुअल हिस्ट्री है। और अगर वो हिस्ट्री है तो बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि बाकी सारे भी मिथ नहीं बल्कि एक्चुअल हिस्ट्री है। थॉमस का रिसर्च एक्चुअल हिस्ट्री के टाइमलाइन से मैच कर रहा है और ये हम इजिप्ट में स्थित स्फिंक्स के स्टैचू से भी पता लगा सकते हैं। उस स्टैचू के आसपास के स्ट्रक्चर्स से ये साफ पता लगता है कि वो स्टैचू काफ़ी समय पहले वाटर इरोजन की वजह से धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हुआ है। सबूत यहीं पर ख़त्म नहीं होते। ऑथर जेम्स चर्चवर्थ काफ़ी समय पहले इंडिया में थे। यहाँ वो 2 पंडितों से मिले जिन्होंने चर्चवर्थ को कुछ एंशिएंट स्टोन टैबलेट्स दिखाए थे जो कि मयान और कुछ मिक्स लैंग्वेजेस में इंस्क्राइब किए हुए थे। चर्चवर्थ ने 2 पंडितों के सहारे उन टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया और उन टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने के बाद उन्हें पता चला कि आज से लगभग 12,000 साल पहले म्यू नाम का एक कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था जो कि लगभग 11,000 साल पहले ख़त्म हो चुका था। ईस्टर आइलैंड को म्यू का ईस्ट पार्ट बताया जाता है जहाँ पर मोआई स्टैचूज़ है। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि वो स्टैचूज़ इन्हीं लोगों के पूर्वजों की है और काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि इन स्टैचूज़ का एक पूरा शरीर है जो कि ज़मीन के अंदर दबी हुई है। लेकिन इतना बड़ा स्टैचू आखिर ज़मीन के अंदर गई कैसे? मोस्ट प्रोबेबली किसी बड़े तूफान और सुनामी के वजह से ही इन स्टैचूज़ का शरीर धरती के अंदर दब गई। इन सब से हमें एक चीज़ पता चल रहा है कि कुछ है जो हर कुछ साल बाद रिपीट हो रही है, जिसके बारे में हमारे पूर्वजों को पता था। लेकिन आखिर किस रीज़न के वजह से हमारे धरती पर ये रिपीटेड मास एक्सटिंक्शंस हो रहे हैं और इसके बारे में आखिर दुनिया भर के सारे रिलीजियस टेक्स्ट में कैसे लिखा हुआ है। तेईस जनवरी 2023 को एक न्यू स्टडी पब्लिश होती है कि हमारे धरती का जो इनर कोर है वो पहले के मुकाबले बहुत स्लो मूव कर रहा है, जिसके वजह से हमारे धरती के जो मैग्नेटिक पोल्स है वो वीक हो सकते हैं और सूरज के डेंजरस रेडिएशंस और सोलर फ्लेयर्स हमारे अर्थ से टकरा सकती है। और ये चीज़ आज से लगभग 30-40 साल पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया गया था। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे में काम करने वाले जिम बर्कलैंड 13 अक्टूबर 1989 में एक प्रिडिक्शन करते हैं कि 14 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच नॉर्थ कैलिफोर्निया में एक अर्थक्वेक आएगा और उस प्रेडिक्शन के 3 दिन बाद नॉर्थ कैलिफोर्निया में एक 6.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, जिसके बाद जिम बर्कलैंड को अपने काम से सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंशन का रीज़न ये बताया गया कि जिम बर्कलैंड अपने प्रेडिक्शन से पूरे देश में एक मास पैनिक क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उनके सस्पेंशन के पीछे का असली रीज़न शायद कुछ और था। जिम बर्कलैंड के प्रेडिक्शंस बेस्ड थे प्लैनेट्स और स्टार्स के पोजीशंस और एनिमल बिहेवियर पर। उनका मानना था कि अर्थक्वेक हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं उनके पोजीशंस चेंज करने की वजह से होते हैं। उनके हिसाब से अर्थक्वेक्स सूरज की एक्टिविटी, प्लैनेट्स के पोजीशंस और मून के टाइडल स्ट्रेस की वजह से होते हैं और इसका पता ज़्यादातर जानवरों को बहुत पहले ही हो जाती है, जिसके वजह से कोई भी अर्थक्वेक होने से पहले एनिमल्स बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करते हैं और उनका प्रेडिक्शन इन्हीं सब एनालिसिस के बेसिस पर किया गया था। लेकिन मेन स्ट्रीम जियोलॉजिस्ट ने उनके इस थ्योरी को स्यूडो साइंस कह दिया और उन्हें काम से भी निकाल दिया, क्योंकि मेन स्ट्रीम साइंस और सिज्मोलॉजिस्ट इस चीज़ के खिलाफ है। सिज्मोलॉजिस्ट के हिसाब से अर्थक्वेक्स टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से होती है, लेकिन ये कोई अर्थक्वेक होने का रीज़न नहीं है, ये बस अर्थक्वेक का एक डेफिनेशन है। और इतना एडवांस होने के बावजूद भी साइंटिफिक मेथड से आज तक एक भी अर्थक्वेक सही से प्रेडिक्ट नहीं किया गया है, जबकि जिम बर्कलैंड काफ़ी सारे अर्थक्वेक्स को प्रेडिक्ट कर चुके हैं और उनसे सिमिलर मेथड्स यूज़ करके ही 2004 में आए हुए सुनामी अर्थक्वेक और 2023 में टर्की में आए हुए अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट किया गया था। लेकिन ऐसा नहीं कि उनके कोई सपोर्टर्स नहीं थे। केविन मार्टिन नाम के एक मेट्रोलॉजिस्ट बर्कलैंड की बातों को बहुत सीरियसली ले रहे थे। उनके मेथड्स को बहुत ध्यान से स्टडी करने के बाद केविन मार्टिन ने ही 2004 के सुनामी अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट किया था, जो कि सच हुआ। अब एक तरफ मेन स्ट्रीम साइंस और सिज्मोलॉजिस्ट आज तक एक भी अर्थक्वेक सही से प्रेडिक्ट नहीं कर पाए और दूसरी तरफ बर्कलैंड के मेथड से इतने सारे अर्थक्वेक सही से प्रेडिक्ट हो गए। लेकिन इसके बाद भी मेन स्ट्रीम साइंस इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि प्लैनेट्स के पोजीशंस के वजह से कोई इन्फ्लुएंस हमारे धरती पर होती है, ये चीज़ सिर्फ हमारे इंडियन एस्ट्रोलॉजी में बताया गया है।
और अगर उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर लिया, फिर एस्ट्रोलॉजी भी एक मेन स्ट्रीम साइंस का हिस्सा बन जाएगा। आप ज़रा सोचिए कि अगर प्लैनेट्स के पोजीशंस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को इन्फ्लुएंस कर सकता है, फिर शायद प्लैनेट्स के पोजीशंस हमारे दिमाग को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि हमारे ब्रेन के जो थॉट्स होते हैं वो भी एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्स ही होते हैं। और अगर ये चीज़ प्रूव हो गया, फिर ये भी साबित हो जाएगा कि एस्ट्रोलॉजी सही में काम करता है। – 1984 में 2 जियोलॉजिस्ट एक रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ एक्सटिंक्शन इन द जियोलॉजिक पास्ट, जिसमें उन्होंने करीब 250 साल पुराने फॉसिल रिकॉर्ड्स को स्टडी किया है, जिसमें उन्होंने एक सिमिलरिटी दिखा कि लगभग हर 26 मिलियन साल बाद एक लार्ज स्केल एक्सटिंक्शन इवेंट होता है। इसका रीज़न उन्होंने एक थ्योरी दिया कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो एक 2 स्टार सिस्टम है, जहां नेमेसिस नाम का एक और स्टार काइपर बेल्ट में हमारे सूरज का चक्कर लगाता है। काइपर बेल्ट में मिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और प्लूटो भी हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं बल्कि एक काइपर बेल्ट का हिस्सा है, और हर 26 मिलियन साल बाद वहाँ से कोई एस्टेरॉयड हमारे धरती पर आकर टकरा जाता है। इस वीडियो के शुरुआत में मैंने पोल शिफ्ट के बारे में बताया था, और जैसा चैन थॉमस ने अपने किताब में लिखा हुआ है, अगर ये सब कुछ बस एक दिन में हो गया, फिर धरती पर रहना बहुत ही एक डिफ़िकल्ट चीज़ हो जाएगा। लेकिन ऐसे एक्सटिंक्शन इवेंट्स को सही से प्रेडिक्ट करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां मैंने रामायण और महाभारत जैसे इवेंट्स का टाइम प्रेडिक्ट करने की कोशिश किया था, और एक और वीडियो बनाया था जहां पर MIT के कंप्यूटर प्रोग्राम ने ये प्रेडिक्ट किया था कि साल 2040 तक पृथ्वी में कुछ बहुत ही खतरनाक हो सकता है, और इन सब की शुरुआत 2020 से होगी। डिस्क्रिप्शन में आपको इन दोनों वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को इनेबल कर सकते हैं, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।